डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और सिलेक्शन रूल्स के बारे में चर्चा की है। आज हम आईआर स्पेक्ट्रम का निर्धारण किस तरह से करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए आईआर स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए जिस एपरेटस का उपयोग करते हैं उसे आईआर स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। तो देखो, ये इसका पूरा आउटलाइन डायग्राम बनाया है। सोर्स से लाइट डालें हम प्रिज्म के ऊपर, तो इससे क्या प्राप्त होता है हमें? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एक तो डाला जाए सैंपल पर और एक रेफरेंस के रूप में। ये क्या हो गया? संदर्भ या रेफरेंस के रूप में। तो इससे लाइट किस में आएगी? डिटेक्टर में, डिटेक्टर से एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर में आने के बाद रिकॉर्डर में अपने को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और स्पेक्ट्रोमीटर में अवरक्त विकिरणों के मार्ग में पदार्थ का क्या रखा जाता है? नमूना। तो ये क्या रख दिया? सैंपल। ये जो सैंपल हम लेकर चल रहे हैं ये गैस, द्रव, ठोस या विलयन। ठोस के रूप में भी ले सकते हैं, द्रव ले सकते हैं, गैस या सॉल्यूशन के रूप में ले सकते हैं, पर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो देखो, यदि सैंपल ठोस के रूप में लिया जाए तो ठोस पदार्थ का मापन केबीआर के पैलेट बनाकर किया जाता है। या तो केबीआर के साथ क्या बना देंगे? उसके पैलेट बनाएंगे, या उसको नूजोल मूल के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। तो देखो, पैलेट किस तरह से बनाएंगे, नूजोल मूल क्या होगा? तो देखो, केबीआर पैलेट बनाने के लिए 1 मिलीग्राम पदार्थ लेंगे। पदार्थ कितना लेंगे? 1 मिलीग्राम, और उसको 100 मिलीग्राम केबीआर के साथ पीस लेंगे। पीसने के पश्चात उसे दबाकर 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी व 1 सेंटीमीटर व्यास या डायमीटर की डिस्क बना लेंगे। 100 मिलीग्राम क्या लेंगे? केबीआर। 1 मिलीग्राम पदार्थ लिया, उसे पीस करके उसकी क्या बना लेंगे? 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी और 1 सेंटीमीटर डायामीटर की डिस्क बना लेते हैं। केबीआर की रेंज होती है 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। जो आईआर की रेंज है, इस रेंज में आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसीलिए क्या बनाते हैं हम? केबीआर की पैलेट बनाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं, तो एब्जॉर्प्शन किसके कारण होगा? केवल पदार्थ के कारण, जिससे यौगिक का पूर्ण स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। दूसरा है कि न्यूजोल मूल बनाने के लिए लगभग 5 मिलीग्राम पदार्थ लेंगे, उसको 2 बूंद न्यूजोल से रगड़कर सीजियम आयोडाइड की पट्टिका पर पतली फिल्म बना लेते हैं। न्यूजोल क्या होते हैं? उच्च परमाणु भार वाले पैराफीन हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि न्यूजोल क्या होते हैं? तो न्यूजोल उच्च परमाणु भार वाले पैराफीन्स हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और ये मिश्रण होने के कारण 3 अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। कौन कौन से? 3030 से 2860 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जो हमने पहले रेंज देखा है। दूसरा 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और तीसरे 1374 सेंटीमीटर इनवर्स पर बेंडिंग वाइब्रेशन दर्शाते हैं। इस प्रकार न्यूजोल में पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेने पर उक्त क्षेत्र में पदार्थ के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 3 पीक तो किसके कारण आएंगी? न्यूजोल के कारण। तो इसके अलावा जो रीजन है उसमें उस पदार्थ के बारे में सूचना प्राप्त होती है। तो यदि ठोस पदार्थ लें तो उसका स्पेक्ट्रम अच्छा प्राप्त करने के लिए उसे केबीआर के पैलेट के रूप में यूज़ करना चाहिए। सेकंड कंडीशन है, यदि द्रव के रूप में लिया जाए, लिक्विड सैंपल हो, तो द्रव पदार्थ का मापन एक पतली फिल्म बनाकर किया जाता है। तो पतली फिल्म बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए सोडियम क्लोराइड की एक प्लेट पर, सोडियम क्लोराइड की एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट पर द्रव की 1 बूंद डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड की दूसरी प्लेट रख देते हैं। मतलब एक सोडियम क्लोराइड की प्लेट ली, उस पर हम क्या डालेंगे? जो लिक्विड सैंपल ले रहे हैं उसकी ड्रॉप डालकर उसके ऊपर दूसरी सोडियम क्लोराइड की प्लेट रख देते हैं, और इस प्लेट को आईआर रेज जो डाल रहे हैं उसके मार्ग में रखकर उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात लिक्विड को सोडियम क्लोराइड्स की 2 प्लेट्स में डालकर स्पेक्ट्रम लिया जाता है।
इसके बाद क्या हो, गैस हो। तो गैस पदार्थ का मापन करने के लिए गैसीय पदार्थ को गैस सेल में लेकर किया जाता है। एक सेल होता है जिसे गैस सेल कहते हैं, और जो गैस सेल है वो सोडियम क्लोराइड का बना होता है, उसमें लेकर उसका अवरक्त स्पेक्ट्रम लिया जाता है। गैस सेल क्या होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसकी दीवार सोडियम क्लोराइड की बनी होती है। गैस सेल में गैसीय पदार्थ लेकर उसे IR रेज के मार्ग में रखकर उसका स्पेक्ट्रम ज्ञात कर लिया जाता है। इस तरह से यदि गैसीय सैंपल है तो उसे गैस सेल में लेकर उसका स्पेक्ट्रम ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि सॉल्यूशन या विलयन के रूप में हो तो विलयन के रूप में पदार्थ का IR स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं तो इसके लिए निम्न कंडीशन आवश्यक है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन तो है विलयन कंसंट्रेट होना चाहिए, जिससे विलायक अणुओं का अवशोषण कम हो जाता है। विलायक अणुओं का अवशोषण कम क्योंकि सांद्र होने पर सोल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है। सेकंड है कि सेल की लंबाई कम होनी चाहिए, जिससे विलायक अणु अवशोषण कम करें। इस प्रकार IR स्पेक्ट्रम लेने के लिए सामान्यतः CCl4 या क्लोरोफॉर्म या CS2 के सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। ये 3 सॉल्वेंट अच्छे माने जाते हैं IR स्पेक्ट्रम लेने के लिए। इस प्रकार जो सॉल्यूशन होगा, इन सॉल्वेंट्स में सॉल्यूशन बनाकर उसका 10% विलयन को 0.1 mm सेल में लेकर उसका IR स्पेक्ट्रम लेकर उचित रिजल्ट या परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस या सॉल्यूशन के रूप में सैंपल ट्यूब में पदार्थ को ले लेंगे। इसके बाद स्रोत से जो लाइट डाली जा रही है, स्रोत से प्राप्त प्रकाश विकिरण को 2 बीम में विभक्त हो जाता है। 2 बीम में विभक्त हो रहा है। एक तो किस में जाएगा, सैंपल बीम में, और दूसरी बीम क्या होगी, रेफरेंस बीम कहलाती है। जब नमूना बीम या सैंपल में से होकर गुजरती है तो अवशोषण के कारण विकिरण की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक निश्चित आवृत्ति पर नमूने के एब्जॉर्बेंस को निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो एब्जॉर्बेंस को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला है A बराबर log I0/I। I0 होगा इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट और I0 इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो इससे ट्रांसमिटेंस ज्ञात हो जाएगी T बराबर I/I0। इससे क्या आ जाएगी, एब्जॉर्बेंस A बराबर क्या हो जाएगा, log 1/T। इस 2 सूत्रों के आधार पर हम एब्जॉर्बेंस को ज्ञात कर लेते हैं। 2 बीमों की तीव्रता डिटेक्टर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। डिटेक्टर जो है वो क्या करेगा, रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड होती है, जो रिकॉर्डर में जाती है, और रिकॉर्डर में हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम से पदार्थ की संरचना ज्ञात की जाती है। इस तरह से स्पेक्ट्रोमीटर के आधार पर स्पेक्ट्रम लेकर कंपाउंड की संरचना ज्ञात की जाती है। अब देखो, हमने IR की रेंज देखी थी 4000 से 667। उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कारण अलग अलग रेंज में पीक्स दर्शाते हैं, परंतु एक प्रमुख क्षेत्र होता है IR स्पेक्ट्रम में, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बहुत बार शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, जिसे फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो IR की जो रेंज है उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन और एक फिंगरप्रिंट फ्रीक्वेंसी रीजन। तो अब हम देखते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम के प्रमुख क्षेत्र, इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ IR स्पेक्ट्रम। तो देखो, IR स्पेक्ट्रोमीटर में प्रति पारगम्यता या प्रतिशत उत्सर्जन तथा घटती हुई आवृत्ति या बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आवृत्ति घटती है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तो प्रतिशत उत्सर्जन या आवृत्ति, और आवृत्ति नहीं लेता हम तरंग दैर्ध्य ले सकते हैं, इनके मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ को IR स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस IR स्पेक्ट्रम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखो, एक तरफ तो लिया हमने एक्स एक्सिस पर तो आवृत्ति, दूसरी तरफ क्या लेके चल रहे हैं हम,
प्रतिशत ट्रांसमिटेंस। और इसमें देखो दो रेंज बना दी हमने, 4000 से लगभग 1500 तक, ये तो है क्रियात्मक समूह क्षेत्र, और 1500 से 600 से 1500 के बीच का ये है फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली छाप क्षेत्र। तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो देखो क्रियात्मक समूह आवर्ती क्षेत्र, तो इस क्षेत्र की सीमा 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक की जो रेंज है उसे फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन कहते हैं। और इस क्षेत्र में विभिन्न क्रियात्मक समूह है, जैसे OH, NH2, CHO, CO, COOR, COH, CN, इनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की है। तो इन सब के कारण कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होती है, और इस क्षेत्र में एब्जॉर्प्शन बैंड की संख्या बहुत कम होती है, परंतु ये क्षेत्र क्रियात्मक समूह के डिटर्मिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, अतः इसे फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन कहते हैं। और दूसरा रीजन जो इम्पोर्टेंट है वो है फिंगरप्रिंट रीजन, जिसके बारे में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखें, इस क्षेत्र की सीमा 1500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। इस क्षेत्र में अणु में होने वाले जटिल कंपनों के कारण अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस होते हैं जिनको इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उनको हम इस रीजन में आइडेंटिफाई करते हैं, और उन्हीं के कारण इस क्षेत्र में अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। तो इस रीजन में 1400 से 900 सेंटीमीटर के मध्य बहुत अधिक अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। तो इसका रीजन तो है 1500 से 600, ध्यान रखेंगे, और इसमें भी इम्पोर्टेंट कौन सा है, 900 से 1400 तक। तो कई बार पूछते हैं कि फिंगरप्रिंट रीजन की कैरेक्टरिस्टिक रेंज क्या है, तो आएगा 900 से 14। यदि ऑब्जेक्टिव में आपको कंपटीशन में पूछा जाए तो इसकी रेंज क्या होगी, 900 से 14 तक, और वैसे इसकी कॉमन रेंज है 1500 से 600 तक। किन्हीं दो यौगिकों के लिए इस क्षेत्र में अवशोषण बैंड भिन्न भिन्न होते हैं। कोई भी दो यौगिक लें, उन दो यौगिकों के कारण इस रीजन में आने वाली एब्जॉर्प्शन बैंड अलग अलग होती है, और इसी के कारण इस क्षेत्र को अंगुली छाप क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो मनुष्यों के जो फिंगरप्रिंट हैं वो कभी भी एकदम समान नहीं होते, सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी तरह से इस रेंज में भी किन्हीं भी दो यौगिकों के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड समान नहीं होती है, इसीलिए इस रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। अब फिंगरप्रिंट रीजन को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो गई रेंज 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरी है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और तीसरी हो गई 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे। तो देखो, फर्स्ट है 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र, 1380 से 80 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 1365 सेंटीमीटर इनवर्स के पास डबलेट आए। इस रीजन में क्या है, डबलेट की उपस्थिति उस यौगिक में टर्सरी ब्यूटिल समूह को दर्शाती है। यदि इन दो जगह इनकी पीक आ रही हैं तो इसका मतलब कंपाउंड में क्या है, टर्सरी ब्यूटिल समूह उपस्थित है। जबकि नाइट्रो समूह के लिए प्राप्त दो प्रबल बैंडों में से एक बैंड फिंगरप्रिंट रीजन में कहाँ आएगी, 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के पास ही प्राप्त होती है। तो यदि एक पीक आ रही है तब तो कौन सा समूह है, नाइट्रो, और यदि दो पीक आए, डबलेट आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, टर्सरी ब्यूटिल समूह है। दूसरा रीजन है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र। एल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन, अम्ल एनहाइड्राइड सभी इस क्षेत्र में CO स्ट्रेचिंग के कारण करैक्टरिस्टिक बैंड दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि प्राइमरी अल्कोहल में दो बैंड आती हैं, 1350 से 1260 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एक, और दूसरी 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। इसी तरह फिनोल में आएगा तो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। एस्टर होगा तो 1380 से 1050 के मध्य, दो तीव्र बैंड। ईथर की 1150 से 1070 सेंटीमीटर इनवर्स में CO स्ट्रेचिंग के कारण अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। तो देखो, एल्कोहल और ईथर यदि दो बैंड आ रही हैं तब तो एल्कोहल हो जाएगा प्राइमरी, और एक बैंड आ रही है तो क्या हो जाएगा, ईथर।
तीसरा रीजन है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का क्षेत्र। तो देखो इसके लिए एक ये स्ट्रक्चर बनाई है एल्कीन की। तो बेंडिंग के कारण 700 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड सिस और ट्रांस एल्कीन में अंतर करता है। दो एल्कीन हो, एक सिस और ट्रांस, तो उसके लिए क्या होगा 700 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 970 से 960 के आसपास की बैंड इन दोनों में अंतर करती हैं। तीसरा होता है बेंजीन में भी 3 प्रतिस्थापी होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड तथा ऑर्थो, मेटा व पैरा स्थितियों पर द्वि प्रतिस्थापन के लाक्षणिक अवशोषण बैंड भी इसी रीजन में आते हैं। कि यदि बेंजीन में केवल एक प्रतिस्थापी जुड़ा है तो 750 से 770 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड आती है एक, और यदि 2 आती हैं तो फिर ऑर्थो, मेटा और पैरा में से कंपाउंड होगा। इस तरह से हम फिंगरप्रिंट रीजन में कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, और इस रीजन में किन्हीं भी 2 यौगिकों के लिए समान पीक नहीं आती है, इसलिए ये रीजन इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका PDF मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर वीडियो को सुनेंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।